गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डिनमल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आकलन की विभिन्न प्रविधियाँ। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था आकलन के लिए अधिगम कि आकलन के लिए अधिगम क्यों आवश्यक है, आकलन के लिए अधिगम क्यों किया जाता है, आकलन के अधिगम के लाभ क्या क्या हैं। इसमें मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि करने के लिए आकलन आवश्यक होता है। यह सबसे बड़ी बात इसकी थी कि यह अधिगम की अवधि में ही संपन्न किया जाता है। कौन? आकलन। ऐसा आकलन के लिए अधिगम की प्रोसेस क्या है कि यह अधिगम स्तर की समाप्ति पर नहीं, अधिगम स्तर की अवधि में ही, अधिगम के अवधि में ही यह प्रक्रिया संपन्न की जाती है जिससे बालक को उस दिशा की ओर मोड़ा जा सके जो उसके शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें था विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर में वृद्धि, समानता में वृद्धि, विद्यार्थियों के लक्ष्यों की प्राप्ति में वृद्धि, उसके कौशलों में वृद्धि करने के लिए आकलन लाभकारी होता है। आकलन के लिए अधिगम के उद्देश्य भी हमने पढ़े थे कि इससे विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलता है। विद्यार्थी जिनका उनके लक्ष्यों का निर्धारण हो जाता है, निर्धारित लक्ष्यों के लिए उन्हें उचित गाइडलाइन मिलती रहती है, उनके व्यवहार को आसानी से सुधारा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आकलन के अधिगम के उद्देश्यों के अंतर्गत हमने पढ़ी। अब बात आती है हमारी आकलन की विभिन्न प्रविधियाँ कि आकलन के लिए कौन कौन सी प्रविधियाँ प्रयोग की जाती हैं, कौन कौन सी विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। देखिए, आकलन जो शिक्षा प्रक्रिया में जो आकलन है बालकों के तीनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों क्षेत्रों की तीनों के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में यह आकलन प्रदत्त इकट्ठे करता है। यानी कि आकलन किसका किया जाता है? छात्रों का किया जाता है, उनके अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक शिक्षक का मेन उत्तरदायित्व होता है कि छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हर संभव करा सके। तो उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब आकलन किया जाता है तो शिक्षक उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र, उसके भावात्मक क्षेत्र, उसके क्रियात्मक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को मजबूत करने का प्रयास करता है पूरी शिक्षण प्रक्रिया में। तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए इन क्षेत्रों की जानकारी के लिए वह छात्रों के डाटा कलेक्ट करता है, प्रदत्तों का संकलन करता है। ये प्रक्रिया कोई एक साथ संपन्न होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो बीच बीच में अधिगम की अवधि में मूल्यांकन किया जाता है उनके द्वारा छात्र के विषय में एक नई जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो जाती है और वह उनके अनुसार शिक्षक छात्रों के साथ आगे बढ़ता है। तो इन तीनों पक्षों को मजबूत करने के लिए परीक्षण किया जाता है। परंपरागत परीक्षाओं से ज्ञानात्मक उद्देश्यों का ही मापन किया जा सकता था। देखिए, वर्तमान में शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना। जो पहले जो शिक्षा होती थी वह केवल शिक्षक केंद्रित होती थी, उसमें बालक का कोई विशेष योगदान नहीं होता था। बालक का स्मृति स्तर को उसमें बढ़ाया जाता था, उसके क्रिएटिव पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो बालक के सर्वांगीण विकास, जो परंपरागत शिक्षण पद्धतियाँ थी, परंपरागत जो परीक्षा संपन्न की जाती थी उसमें बालक जो शिक्षक बोल देता था उसे बालक एज इट इज रट लेता था और रट के परीक्षा को पास कर लेता था। परंपरागत शिक्षा परीक्षा पद्धति हमारी लिखना होता था कि बालक याद करे और निबंधात्मक रूप में उसका उत्तर दे दे। लेकिन वर्तमान में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए नई परीक्षा पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में अब जैसे कोविड-19 चल रहा है तो हम परंपरागत शिक्षण परीक्षा नीति के तहत रिटर्न एग्जाम बच्चों की नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है। तो इसके लिए एक नया तरीका अपनाया है कि ऑनलाइन एग्जाम कराई जाए। तो ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर वह बालक कर पाएगा जिनको कंप्यूटर का ज्ञान होगा। कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा पद्धति अपनाई जाएगी तो उसके बालक की सारी इंद्रियां काम करेंगी, वह टेंशन में आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बालक के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए भिन्न भिन्न
परीक्षा तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। पहले जो परंपरागत परीक्षाएं आयोजित की जाती थी उनसे केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती थी। ज्ञानात्मक पक्ष का पता चलता था, उसके भावात्मक पक्ष का, उसके क्रियात्मक पक्ष का हमें पता नहीं चलता था। यानी प्रैक्टिकल टेस्ट जो प्रायोगिक परीक्षाएं बच्चे की ली जाती हैं, जो मौखिक परीक्षाएं बच्चे की ली जाती है, जिसे हम इंटरव्यू का नाम दे देते हैं, ये सारी चीज़ें परीक्षा तकनीकों पर आधारित हैं। इसमें अनेक प्रकार की प्रविधियां वर्तमान में प्रयुक्त की जाती हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए लिखित, मौखिक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रायोगिक परीक्षा उनके बालक के ज्ञानात्मक क्षेत्र की जानकारी के लिए। देखिए, जहाँ बालक के सर्वांगीण विकास की बात आती है तो आकलन के लिए विभिन्न परीक्षा तकनीकें काम में ली जाती हैं। जो पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए, बालक के ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए लिखित, मौखिक, जिसमें निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, प्रायोगिक, इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, परीक्षा उपयोग में लाई जाती हैं। निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी? लिखित, मौखिक, अब इनमें आ जाती है निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, प्रायोगिक, इस प्रकार की परीक्षाएं काम में ली जाती हैं। और दूसरी जो वर्तमान में विधि चल रही है, मैंने बताया निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण विधि के द्वारा बालक के संपूर्ण क्रियाविधि को देखा जाता है। प्रेक्षण विधि के द्वारा शिक्षक द्वारा बालक का सर्वांगीण मूल्यांकन किया जाता है। आकलन के लिए विधि सबसे बेस्ट है। भावात्मक, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की जानकारी के लिए, बालक के ज्ञानात्मक उद्देश्यों के स्मृति स्तर को जानने के लिए, अधिगम स्तर को जानने के लिए इस प्रकार की परीक्षा तकनीक काम में ली जाती हैं। दूसरा है भावात्मक उद्देश्यों के लिए, भावात्मक उद्देश्यों की रुचि के लिए पूर्ति के लिए अभिरुचि टेस्ट। ये तो क्या थी? ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अब भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भावात्मक उद्देश्यों के लिए भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिरुचि सूची, रेटिंग स्केल, जो निर्धारण मापनी, इन निर्धारण मूल्यों की परीक्षा आदि प्रयुक्त की जाते हैं। भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति, अभिरुचि टेस्ट, यानी कि बालक किस सब्जेक्ट में रुचि रख। ज्ञानात्मक के लिए तो ये हो गया लिखित, मौखिक, विषय वस्तु से संबंधित रिटर्न पेपर ले सकते हैं, मौखिक पेपर ले सकते हैं, प्रयोग उससे करा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का आयोजन करवा सकते हैं, उसके विचारों को जानने के लिए निबंधात्मक परीक्षा को आयोजित कर सकते हैं, और देखना है तो निरीक्षण विधि के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन भावात्मक उद्देश्यों के लिए देखिए वो किस क्षेत्र में रुचि रखता है, किस क्षेत्र में उसकी रुचि डेवलप हो गई है, किस क्षेत्र में नहीं हुई, कितनी है, किस विषय में रुचि अधिक है, इसके लिए अभिरुचि सूची, रेटिंग स्केल, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनका आयोजन किया जा सकता है। क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा सबसे अधिक उपयोगी होती है। मतलब क्रियात्मक क्षेत्रों के लिए जो प्रयोगात्मक परीक्षा, क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें बालक को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसे कोई ना कोई क्रिया अवश्य करनी पड़ती है। इस प्रकार आकलन में मानदंड परीक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। इनकी 3 प्रमुख विशेषता होती है मानदंड परीक्षाओं की, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य
और क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की परीक्षाओं का निर्माण किया जाता है। अब मानदंड परीक्षाओं का आयोजन भी इनमें किया जाता है, जिनकी 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं मानदंड परीक्षाओं का। समुचितता, 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं मानदंड परीक्षाओं की। तीन विशेषताएं होती हैं। पहली होती है समुचितता। समुचितता, मानदंड परीक्षा समुचित मानी जाती है क्योंकि इसमें उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। परीक्षा के प्रश्न विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का मापन करते हैं। यानी मानदंड परीक्षा होती है वह समुचित मानी जाती है, उचित मानी जाती है क्योंकि इनके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। दूसरी बात है कि यह परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वह विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें मानदंड परीक्षाएं भी कहा जाता है, जो जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वह होती है समुचितता की। इसमें उचित प्रश्न दिए जाते हैं, वे प्रश्न उन प्रश्नों का संकलन किया जाता है जो छात्रों को उनके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो वे प्रश्न इसमें संकलित किए जाते हैं। दूसरा है प्रभावशीलता। दूसरा है हमारा प्रभावशीलता। जो मानदंड परीक्षाएं होती हैं वह प्रभावशील होती हैं। मानदंड परीक्षा के आकलन का कार्य भली प्रकार से होना चाहिए। यह बालक के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कौन सी परीक्षाएं? मानदंड परीक्षाएं। जो परीक्षा आयोजित की जाती हैं उसके अधिगम स्तर के जांच के लिए, आकलन के लिए उनमें प्रभावशील होने चाहिए। उससे छात्रों के व्यक्तित्व पर, पूरा मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि ये परीक्षाएं कैसी होनी चाहिए? वैध होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी। वैध और विश्वसनीय का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी विद्यार्थी में इन परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न नहीं हो। मूल्यांकनकर्ता को इस समय अपना जो दृष्टिकोण है वह निरपेक्ष रखना चाहिए, निष्पक्ष रखना चाहिए। किसी विद्यार्थी के साथ कोई भी दोराव नहीं हो, पक्षपात नहीं हो। जैसा उसका अधिगम स्तर है वैसा ही उसका मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों पर पूरा प्रभाव डालती हैं। एक छात्र अपने भविष्य का निर्माण अपने परिणाम के आधार पर ही करता है कि नहीं, यह विषय में मेरे इतने कम नंबर आते हैं, मैं नहीं इसमें आगे बढ़ सकता, या मेरे अनुकूल यह विषय नहीं है। अलग अलग। तीसरा है हमारा व्यवहारिकता। तीसरा जो है हमारा व्यवहारिकता। मानदंड परीक्षा का प्रशासन बिल्कुल सरल होना चाहिए। प्रशासन मीन्स बात यह है कि उसका जो निर्माण है वह सरल होना चाहिए, ना कि ज़्यादा कठिन होना चाहिए। कठिन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थी के वह समझ में ही ना आए। व्यवहारिक होनी चाहिए परीक्षाएं। इनका अंकन भी सरल हो, इनके द्वारा जो आंकड़े प्राप्त हो वह पूरी तरह से सार्थक हो, छात्रों का मूल्यांकन कराने वाले हों, छात्रों का आकलन कराने वाले हों, छात्रों ने उद्देश्यों की प्राप्ति की है या नहीं की है, किस लेवल पर की है, इसकी स्पष्ट व्याख्या करने वाले होने चाहिए। यह परीक्षा, जो भी परीक्षा हम आयोजित करते हैं वह उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है समुचितता की। उसमें उचित प्रश्न दिए जाएं, विषय वस्तु से संबंधित दिए जाएं, छात्रों के उद्देश्यों से संबंधित दिए जाएं। दूसरा है प्रभावशीलता। यह परीक्षाएं पूरी तरह से वैध होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। तीसरा है व्यवहारिकता। वह भाषा अनुकूल होने चाहिए, सरल होने चाहिए और सार्थक होने चाहिए। इस प्रकार इन मानदंड परीक्षाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। यदि मानदंड परीक्षा में छात्रों को डिवाइडेड यानी 90 डिवाइडेड बाई 90 या 100 डिवाइडेड बाई 100 मार्क्स प्राप्त होते हैं, इट मीन्स यह परीक्षा प्रभावशील नहीं है। हाँ जी, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें
बालकों का निष्पक्ष, हर बालक 100% का नहीं हो सकता है, हर बालक 90% का नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें इन परीक्षाओं में सुधार की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण परिपक्व नहीं होता है किसी भी उसमें क्षेत्र में, तो इस प्रकार मानदंड परीक्षाएं बिल्कुल सूक्ष्म मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए। इसमें परिवर्तन और सुधार हमें करना चाहिए अगर ऐसा अंक हमें प्राप्त होता है तो। अब देखिए आकलन प्रविधियों का वर्गीकरण। अभी हमने पढ़ लिया है आकलन प्रविधियाँ ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कौन सी परीक्षाओं द्वारा जांचा जाता है, भावात्मक उद्देश्यों को कौन सी परीक्षाओं के द्वारा जांचा जा सकता है, और इसके क्रियात्मक उद्देश्यों को किस प्रकार की परीक्षाओं द्वारा जांचा जा सकता है। इन परीक्षाओं के, इन मानदंड परीक्षाओं के का जो निर्माण किया जाता है उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों निर्माण इनका किया जाता है। अब हम करते हैं आकलन प्रविधियों का वर्गीकरण। क्या प्राप्त करेंगे हम? वर्गीकरण। किस प्रकार की परीक्षाओं का हम आयोजन कर सकते हैं। आकलन प्रविधियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है, इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है, यह है परिमाणात्मक प्रविधि। परिमाणात्मक प्रविधि, इन प्रविधियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा परिमाणात्मक प्रविधि और दूसरा है हमारा गुणात्मक प्रविधि। पहला है परिमाणात्मक प्रविधि और दूसरा है हमारा गुणात्मक प्रविधि। अब देखिए परिमाणात्मक परीक्षाएं कौन सी हैं। इस प्रकार की प्रविधियां अधिक उपयोगी, विश्वसनीय, वैध होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमाणात्मक प्रविधियां कौन सी होती हैं, किसकी? आकलन की। परिमाणात्मक परीक्षाएं कैसे होती हैं? ये पूरी तरह विश्वसनीय होती हैं और वैध होती हैं। वैध होती हैं और विश्वसनीय होती है। वैध होती हैं और विश्वसनीय होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बालक का मूल्यांकन भिन्न भिन्न परीक्षकों द्वारा किया जाए और हर बार परिणाम भिन्न आए, ऐसा नहीं है। ये वैलिड होती हैं और विश्वास करने वाली होती हैं। उसको छात्र को अपने मूल्यांकन पर पूरा विश्वास होता है कि हाँ उसका निष्पक्ष परीक्षण किया गया है। ये छात्र के लिए पूरी तरह से उपयोगी होती है। कौन सी? परिमाणात्मक। अब देखिए इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए शॉर्ट रूप में बता रही हूँ। मौखिक प्रविधि, लिखित और तीसरा है प्रायोगिक। मौखिक, लिखित और प्रायोगिक, ये परिमाणात्मक परीक्षाएं 3 भागों में डिवाइड होती हैं। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। इसमें मौखिक परीक्षा में कौन कौन सी विधि आती है देखिए, किस किस प्रकार से इनका। जैसे मौखिक में सबसे पहले तो हम होता है छोटे लेवल पर, जो प्राइमरी लेवल होता है उस पर हम बालक का विषय वस्तु से संबंधित 2-4 प्रश्न पूछकर उसके उच्चारण की कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसके हाई स्तर पर, मीडियम लेवल पर वाद विवाद करवा सकते हैं, भाषण प्रतियोगिता करवा सकते हैं। इस प्रकार के ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। डिबेट हम करवा सकते हैं। किसी मौखिक प्रतियोगिता में हम नाटक उससे प्ले करवा सकते हैं, बोलना है। ये एकल रंगमंच इसको उपस्थित रहता है। तो ये मौखिक परीक्षाओं के द्वारा इस प्रकार से मूल्यांकन हम कर सकते हैं। दूसरा है हमारा लिखित परीक्षाएं। लिखित परीक्षाओं में देखिए निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लिखने का कौशल डेवलप किया जाता है। लिखित परीक्षाओं के द्वारा निबंधात्मक प्रश्न उनसे लिखवा सकते हैं, अति लघुतरात्मक लिखवा सकते हैं।
दूसरा है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हम इनका कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का आयोजन हम इनके लिखित परीक्षा में कर सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न पत्र हम तैयार कर सकते हैं। जैसे निबंधात्मक परीक्षाओं में ये होता है कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकता है, वो जो विचार वह उस विषय में रखता है उसके विषय में वह अपनी विषय वस्तु को एक्सप्लेन कर सकता है। तीसरी होती हैं प्रायोगिक परीक्षाएं। इसमें छात्रों को कोई निर्धारित कार्य पूरा करना होता है। किसमें? प्रायोगिक परीक्षाओं में विषय वस्तु संबंधित जैसे कोई प्रयोग करने के लिए उन्हें दे दिया, कोई चीज़ सिद्ध करने के लिए कि ऐसा है तो ये क्यों है, इस चीज़ को सिद्ध किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षाओं में यह विज्ञान से संबंधित होती हैं, गणित से संबंधित होती हैं, भूगोल से संबंधित होती है, होम साइंस से संबंधित होती है, गृह विज्ञान जिसे हम बोलते हैं। तो इस प्रकार ये इन परीक्षाओं का आयोजन, प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इनसे बालक का परिमाणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ये परिमाणात्मक प्रविधि के अंतर्गत आती हैं। ये पूरी तरह से विश्वसनीय होनी चाहिए और वैध होनी चाहिए। यह बालक के लिए उपयोगी होती है। दूसरा है गुणात्मक परीक्षा। गुणात्मक प्रविधि। गुणात्मक प्रविधि में देखिए विद्यालय में इन परीक्षाओं का उपयोग आंतरिक आकलन के लिए किया जाता है। बालक के गुणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए गुणात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें ये 5 प्रकार की होती हैं। संचय अभिलेख। संचय अभिलेख कौन सी? गुणात्मक परीक्षाएं। ये तो 3 प्रकार की थी हमारी, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। गुणात्मक परीक्षाओं को 5 प्रकारों में बांटा गया है। संचय अभिलेख, संचय अभिलेख। दूसरा है एनेक्डोटल अभिलेख। तीसरा है निरीक्षण जांच सूची। पांचवा है अनुस्थिति मापनी। इन्हें 5 परीक्षाओं में 5 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। संचय अभिलेख, एनेक्डोटल अभिलेख, निरीक्षण, जांच सूची और अनुस्थिति मापनी। अब देखिए पहला है हमारा संचय अभिलेख। विद्यालय में प्रत्येक छात्र के संबंध में सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। किसके माध्यम से? संचय अभिलेख के माध्यम से। आपने देखा होगा विद्यालय में समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती है। कभी प्रतियोगिता हो रही है, कभी SUPW परीक्षा हो रही है, SUPW कैंप लग रहा है, कभी कोई गेम प्रतियोगिता हो रही है, कभी भाषण हो रहा है, कभी कोई प्रतियोगिता हो रही है, शारीरिक प्रतियोगिता हो रही है किसी का। तो ये सारी इनके माध्यम से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन डाटास को एक व्यवस्थित रूप में रखा जाता है, जिसे हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। इसमें शैक्षिक प्रगति, इंटरनल टेस्ट, क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट, कोई एक्टिविटी, इन सब से छात्र से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं, जो डाटा प्राप्त होते हैं, उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? संचय अभिलेख के अंतर्गत रखते हैं। जिससे जो विद्यालयों की क्रियाओं में जो बालक भाग लेता है उससे इन अभिलेखों से क्या जानकारी रहती है कि उस छात्र के संबंध में सारी सूचनाएं हमें एक ही जगह प्राप्त हो जाती है कि छात्र की प्रगति स्तर क्या है, छात्र का कमजोर पॉइंट कौन सा है, छात्र किस क्षेत्र में आगे है, छात्र किस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, क्लास में किस टीचर की क्लास में उसका कैसा है, कौन सी विषय वस्तु उसके अधिक समझ में आती है, किस क्षेत्र में वह आगे बढ़ रहा है। संचय अभिलेख के
माध्यम से एक छात्र के विषय में पूरा डाटा, पूरा आकलन आसानी से किया जा सकता है। यह गुणात्मक परीक्षा के अंतर्गत आता है, प्रविधि के अंतर्गत आता है। दूसरा है एनेक्डोटल आलेख। इस आलेख में इसमें बालकों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं, कार्यों का वर्णन किया जाता है। एनेक्डोटल में व्यवहार से संबंधित, इसमें परीक्षार्थियों के व्यवहार से संबंधित, एनेक्डोटल व्यवहार से संबंधित कार्यों और घटनाओं का संकलन आयोजन किया जाता है एनेक्डोटल आलेख में। इसमें इन कार्यों घटनाओं का आलेख सही रूप में किया जाता है। निरीक्षण करने वाले छात्र की रुचियां और झुकाव उत्पन्न करने वाले घटना, यानी इसमें छात्रों का के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है कि उसका किस क्षेत्र की तरफ अधिक झुकाव है, कौन सा क्षेत्र उसकी रुचि का है, कौन से विषय को वह ज़बरदस्ती पढ़ता है, कौन से कौन से क्षेत्र में वह ना चाहते हुए भी आगे नहीं पढ़ पा रहा है। इन सब का लेखा जोखा इसमें होता है, एनेक्डोटल आलेख में होता है। इसके आधार पर छात्र के संबंध में सामान्यीकरण किया जाता है निर्देशन के द्वारा, यानी गाइडलाइन के द्वारा उसकी कमियों को दूर किया जाता है। तीसरा है हमारा निरीक्षण। इसका प्रयोग विशेष रूप से छोटे बालकों के आकलन के लिए किया जाता है। निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग छोटे बालकों के आकलन के लिए किया। छोटे स्तर के बालकों के आकलन के लिए निरीक्षण प्रविधि के द्वारा उनके विषय में देखा जाता है कि कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार का व्यवहार करता है, दूसरे मित्र के साथ उसका व्यवहार कैसा है, कक्षा में सहपाठी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। इस प्रकार का आकलन निरीक्षण प्रविधि के द्वारा किया जाता है। उसका ओवरऑल मूल्यांकन निरीक्षण पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसमें छात्रों की योग्यता और व्यवहारों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाती है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वह किस विषय को आसानी से पढ़ सकता है, किस क्षेत्र में आसानी से आगे बढ़ सकता है। अगला है जांच सूची, चेकलिस्ट। जिसमें मौखिक और लिखित परीक्षाएं छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष की परीक्षा करती हैं। जांच सूची तैयार की जाती है जिसमें छात्रों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो भी आंसर वह देता है उसकी चेकलिस्ट तैयार कर दी जाती है कि इस कार्य को वह कर सकता है और इस कार्य को वह नहीं कर सकता है। एक लिस्ट तैयार की जाती है उसकी रुचियों की, अभिरुचियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए, अभिवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसकी योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच सूची का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा छोटे बालकों के परीक्षण के लिए किया जाता है। छोटा बालक अपने आप को कैसे विद्यालय में समायोजित करता है, कैसे वह विद्यार्थियों के बीच में, अन्य सहपाठियों के बीच में क्या सीखता है, कौन सा परिवेश उसके लिए उपयोगी है, इस चीज़ की जानकारी निरीक्षण पद्धति के द्वारा की जाती है। जांच सूची में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि बालक की रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, अभिवृत्ति कैसी है, कैसा उसका समाज है, सामाजिक परिवेश है, कैसा उसका सांस्कृतिक परिवेश है, उसकी गणवेश नीट एंड क्लीन रहती है नहीं है, वह अपने आप को कैसे व्यवस्थित करता है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है, ये इसमें समावेश किया जाता है। हाँ या नहीं की, जैसे हाँ या नहीं में इसका उल्लेखन किया जाता। अगला है अनुसूची मापनी, यानी जांच सूची में उससे पूछा जाता है बालक से कि आपको विद्यालय में कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है, हाँ या नहीं, आपको इस विषय में रुचि है, हाँ या नहीं। इस प्रकार से चेक लिस्ट इसमें तैयार की जाती है। पांचवा है हमारा अनुस्थिति मापनी, रेटिंग स्केल। इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं जिनमें मैंने आपको पहले ही बताया था। ये अनुस्थिति मापनी में 3 आधार होते हैं, 3, 5, 7 बिंदु मापने का प्रयोग किया जाता है जिसमें छात्र को ग्रेडिंग प्रदान की जाती है, अनुस्थिति प्रदान की जाती है। मैंने बताया था कि छात्रों को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उन ग्रुप में उसको ग्रेडिंग डिवाइड कर दी जाती है कि आप A, B, C इतने छात्र इस अनुस्थिति के अंतर्गत आते हैं, इतने छात्र, ये 3, 5, 7 का होता है ग्रेडिंग। अनुस्थिति 3, 5, 7 बिंदुओं के पर आधार पर बनाई जाती है। इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए ही किया जा सकता है क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति छोटी आयु के छात्रों में नहीं होती। अनुस्थिति मापनी का
जो प्रयोग है उच्च स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है, हाई लेवल के, हाई कक्षाओं के, हायर क्लासेस में किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में डिसीजन लेने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है। इस आधार पर हम गुणात्मक परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। इसमें शिक्षक भी प्रत्येक छात्र के आकलन के लिए इसका प्रयोग करता है। शिक्षक को प्रत्येक छात्र के व्यवहार का पूरी तरह से पता होना चाहिए। किसमें? अनुस्थिति मापनी में पूरी तरह से उसे छात्र के विषय में जानकारी होनी चाहिए, तभी वह अपना मूल्यांकन कर सकता है, छात्र का मूल्यांकन कर सकता है, छात्र को उचित ग्रेड प्रदान कर सकता है, उचित अनुस्थिति के अंतर्गत रखता है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि दो प्रकार की प्रविधियां काम में ले जाती हैं आकलन के लिए, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक में 3 उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अनुसार लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, ये थी ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। भावात्मक उद्देश्य में अभिरुचि टेस्ट, निर्धारित स्केल वगैरह, और क्रियात्मक उद्देश्यों में हम प्रायोगिक परीक्षाओं को, प्रयोगात्मक टेस्ट उनका करते हैं, ये था। और गुणात्मक प्रविधियों में सबसे पहला था हमारा संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख में विद्यालय में होने वाली समस्त एक्टिविटी में छात्र का क्या रोल रहा है, क्या उसने योग्यता हासिल की है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा था हमारा एनेक्डोटल आलेख, जिसमें उसके व्यवहार से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता है कि वह विद्यालय में प्रवेश करने के बाद किससे किस प्रकार का व्यवहार रखता है, किस प्रकार सहज महसूस करता है। निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग छोटे बालकों में ज़्यादा किया जाता है, देखकर उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसके विषय में आकलन किया जाता है, क्योंकि छोटे बालक अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की क्षमता नहीं रखते हैं। जांच सूची में 2-4 कथनों की सूची बनाई जाती है और उनसे हाँ या नहीं में आंसर लिए जाते हैं कि क्या ऐसा है। उनकी रुचि, अभिवृत्तियों, रुचियों, अभिरुचियों, वृत्तियों को जांचा जाता है, योग्यता को जांचा जाता है, क्षेत्रों को जांचा जाता है। अनुस्थिति मापनी में 3, 5, 7 बिंदुओं के आधार पर उन्हें अनुस्थिति प्रदान की जाती है। यह अनुस्थिति मापनी हाई लेवल के छात्रों पर ही काम करती है, हायर क्लासेस में ही काम करती है। ये थे हमारे आकलन के लिए विभिन्न प्रविधियाँ। आगे हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।